ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था गाइस? इनकम मेथड स्टार्ट किया था। इनकम मेथड में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था कि यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब इनकी इनकम को हम लोग ऐड कर देंगे, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है। सो फिर हमने देखा था कि कौन कौन से जो फैक्टर इनकम होती है, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको जो इनकम मिलती है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। कौन कौन से फैक्टर ऑफ इनकम रहते हैं, हमने उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और हम शॉर्टकट पे पहुंचे थे कि हम इसको प्रॉमिस से याद रखें। प्रॉमिस, सी वाला प्रॉमिस, जिसमें से पी प्रॉफिट बताता है, आर ओ रॉयल्टी एंड रेंट बताता है, एम मिक्स्ड इनकम बताता है और आई इंटरेस्ट बताता है एंड सी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज बताता है। जिसमें से हमने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में डिटेल में डिस्कस करा था कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब कोई फैसिलिटी या परक्विजिट मिल रही है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये हमने डिस्कस करा था और इसके डिटेल में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंपोनेंट। तो हमने क्या देख लिया? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज देख लिया। अब हम दूसरा देख रहे हैं रॉयल्टी एंड रेंट। रॉयल्टी एंड रेंट क्या होता है गाइस? रेंट, रेंट क्या होता है? ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे? ये हम देखो, हम लोग क्या बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर मैं किसी और की जगह पे जा रहा हूं तो मैं उसको रेंट देता हूं। जब आप रेंट की बात करते हो तो जिसको रेंट मिल रहा है ना, उसके एंगल से सोचिए तो आप क्या बोलोगे? सर रेंट एक ऐसी इनकम होती है जो अराइज होती है बिकॉज मेरे पास कोई एसेट है, उसका यूज करके या उसको किसी तरीके से किसी और को सर्विसेज प्रोवाइड करके मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। उस इनकम को हम लोग बोलेंगे रेंट। ठीक है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? रेंट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच हम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब रेंट क्या होता है? इनकम का वो पार्ट होता है जो आपको अराइज होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी ना किसी लैंड या बिल्डिंग के ओनर हो और आप उसके ओनर हो। तो अब सर रेंट कैसे, उससे इनकम कैसे अराइज होती है? दो तरीके से आपको इनकम रेज हो रहा है। कैसे रेज हो रहा है? आपके पास जो लैंड और बिल्डिंग है वो या तो आप किसी और पर्सन को दोगे तो वो आपको उसके बदले में रेंट देगा, तो आपकी इनकम अराइज हुई। दूसरी, अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है लेकिन आप किसी और को रेंट पे नहीं दे रहे हो तो क्या हो रहा है? जो रेंट आप पे करते, अगर ये लैंड और बिल्डिंग आपके पास नहीं होता तो आप किसी और की यूज करते हो और आप उस पर रेंट पे करते। पर क्योंकि अब लैंड और बिल्डिंग आपके पास है ऑलरेडी, तो आपको जो रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है वो भी आपकी एक तरीके से इनकम है ना, जो रेंट पे नहीं कर रहा हूं। तो रिडक्शन इज लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट। अगर आप लॉस को रिड्यूस करते हो वो भी प्रॉफिट कहलाता है। जो रेंट मुझे रिसीव हो रहा है ना, जो रेंट मुझे रिसीव हो रहा है वो तो मेरी इनकम है ही। जो रेंट मुझे नहीं रिसीव हो रहा है, क्यों नहीं रिसीव हो रहा? जो रेंट मैं नहीं पे कर रहा हूं, क्यों नहीं पे कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लैंड और बिल्डिंग है, वो भी मेरी इनकम का पार्ट है। और इस चीज को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने बोला था इम्पुटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या बोला था? इम्पुटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और कैपिटल। मतलब क्या? इम्पुटेड का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमारे पास हैं, जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैंने अपना खुद का ही पैसा लगाया, कैपिटल लगाया। तो अब क्योंकि मैंने खुद का ही पैसा लगाया कैपिटल, तो मुझे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट मैं नहीं पे कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं इम्पुटेड वैल्यू ऑफ कैपिटल। ऐसे ही कोई लैंड और बिल्डिंग मेरे पास, और जैसे ये वाला जो प्रमाइसेस है, हमारा सेंटर का जो हमारा प्रमाइसेस है, ये मेरा खुद का ओन्ड है। तो क्या करना पड़ रहा है? मुझे इस पे रेंट नहीं देना पड़ रहा। तो जो रेंट की बचत हो रही है उसे हम बोलते हैं इम्पुटेड वैल्यू। समझ में आया गाइस? ठीक है। तो मैंने क्या बोला? रेंट क्या होता है? हमारी इनकम का वो पार्ट होता है जो हमें अराइज होता है। क्यों? क्योंकि हम लैंड या बिल्डिंग के ओनर हैं। सो मैंने आपको यहाँ क्या बताया? रेंट से जो रिसीव हो रहा है वही इनकम नहीं है। जो रेंट हमें नहीं पे करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग है, वो भी हमारी इनकम का पार्ट है। तो यहां से हमें क्या समझना है कि बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट, हम यहाँ क्या लिखेंगे? रेंट इंक्लूड्स इनकम बोथ
क्या क्या? एक्चुअल रेंट एंड इम्पुटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? इम्प्यूटेड रेंट मैंने आपको बताया। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड लैंड एंड बिल्डिंग। सो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो उसमें सिर्फ एक्चुअल रेंट ही इंक्लूड नहीं होता, इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये है रेंट। तो रेंट क्या होता है? एक ऐसी इनकम जो हमें अराइज होती है क्योंकि हम ओनर हैं किसी लैंड और बिल्डिंग के। अब दूसरा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी किसी को पता है रॉयल्टी क्या होता है? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांटिंग rates of wasting assets। पता है वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? आपने 11th क्लास में अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर बताया गया है, और जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है मैंने इसको डिटेल में भी बताया था क्या होता है वेस्टिंग एसेट। गाइस, वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सब सॉइल रिसोर्सेज। सब सॉइल एसेट्स, या फिर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बोले जाओ तो नेचुरल रिसोर्सेज। सर ये क्या होते हैं? जैसे कोल माइंस है ना, आयरन माइंस, एल्यूमिनियम माइंस, ठीक, पॉन्ड, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। पर इन एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स, या फिर इसको हम सब सॉइल एसेट्स बोलते हैं इकोनॉमिक की लैंग्वेज में। मतलब ये नेचर से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इनको वेस्टिंग एसेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, जैसे हमें पता है देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आपके पास एक कोल माइन है तो उसके अंदर जो कोल होगा वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। तो जैसे जैसे आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, निकालते जाओगे कोल को, उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। इसलिए हम ऐसे एसेट्स को वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स टू ऑफ वेस्टिंग एसेट। मतलब अगर आपके पास कोई वेस्टिंग एसेट्स है और वो आप किसी और को राइट्स ग्रांट करते हो कि आप मेरे एसेट को यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लो, और मुझे उसके ऊपर जितना एक्सट्रैक्ट करोगे उसका कुछ पार्ट या कमीशन आप मुझे दोगे, तो उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। सो गाइस, अगर देखा जाए तो रेंट और रॉयल्टी दोनों लगभग लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या होता है? आप अपने एसेट का यूज करने देते हो किसी और को जिसके बदले में आपको इनकम मिलती है। बट रेंट वर्ड हम यूज करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, और रॉयल्टी वर्ड हम यूज करते हैं अपने सब सॉइल एसेट्स के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। क्योंकि हम वहां पर क्या कर रहे हैं? राइट्स दे रहे हैं कि आप एक्सट्रैक्ट कर लो और उसके बदले में हमें रॉयल्टी दे दो। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो रेंट और रॉयल्टी को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि वो लगभग सेम ही है। मतलब आपके पास कोई एसेट है, वो एसेट का यूज करने के लिए आप किसी और को दे रहे हो जिसके बदले में आपको इनकम मिल रही है, उसे हम बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया रेंट एंड रॉयल्टी हमारा दूसरा। उसके बाद आए तो देखिए हमारा क्या क्या हो गया? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी आ गया। अब आते हैं इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट हमें पता है क्या होता है? जब आप पैसे लगाते हो या फिर पैसे कहीं और से लाते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिकॉज आप किसी और के फंड्स यूज कर रहे हो। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्योंकि किसी और के रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपको ग्रांट कर रहा है जिसके ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे आप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो इनपुट्स चाहिए, तो इनपुट्स में पैसा भी चाहिए, तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, उस पैसे, जैसे आप बिजनेस करने के लिए, आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है तो एम्प्लॉयज को आप सैलरी देते हो। बिजनेस करने के लिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत है तो आप लैंड एंड बिल्डिंग की जगह रेंट और रॉयल्टी देते हो। ऐसे ही बिजनेस में आपको पैसे की जरूरत है तो पैसे की जगह पर आप इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, सो चलिए इसको थोड़ा सा सिंक्रनाइज वे में समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट refers to
अमाउंट रिसीव्ड और lending funds to a production unit। अब गाइस ये जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा है ना प्रोडक्शन यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एक ऐसी इनकम होती है जो रिसीव होती है क्योंकि आप फंड्स किसी को देते हो। किसको देते हो? किसी को भी नहीं, प्रोडक्शन यूनिट को देते हो। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि वही इनकम, वही इंटरेस्ट की इनकम को हम इनकम मेथड में कैलकुलेट या इंक्लूड करेंगे जो पैसा आपने किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया है। मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने के लिए दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, या इसको नहीं, मैं आपको और अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। मेरा इंस्टीट्यूट है ना, मेरा इंस्टीट्यूट है। मुझे लोन चाहिए था, पैसा चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना था, उसको और बड़े लेवल पर लेकर जाना था। ठीक, एक ये लोन हुआ, तो मैंने बैंक से लोन लिया। दूसरा लोन क्या है? मुझे अपना घर बनवाना है, ठीक है, या फिर मुझे अपने लिए कार खरीदनी है, ये भी एक तरीके का लोन है। लेकिन दोनों लोन में फर्क क्या है? दोनों ही लोन बैंक दे रही है, ठीक है, और दोनों ही लोन बैंक मुझे दे रही है। लेकिन जो पहला वाला है वो मेरे बिजनेस को दे रही है, और मेरा बिजनेस एक प्रोडक्शन यूनिट है जो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक, लेकिन जो दूसरा वाला लोन बैंक दे रही है वो मुझे पर्सनल लोन दे रही है। वो मैं क्यों यूज करने वाला हूं? उससे मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं करने वाला हूं। वो मैं अपने फाइनल कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहा हूं। तो जो मैं खुद के लिए कंजम्पशन के लिए ले रहा हूं, खुद के लिए मोटर व्हीकल ले रहा हूं, गाड़ी ले रहा हूं, खुद के लिए घर बना रहा हूं, इसे बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन। तो ऐसे चीजों से कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं बन रही है इकोनॉमी में। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ना किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ना किसी सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। सिर्फ वही इंटरेस्ट इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है जो प्रोडक्शन यूनिट्स को दिया जाता है, जो या तो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इंटरेस्ट इनकम includes interest on loans taken for productive services only and not for the consumption purpose। ठीक है, जो कंजम्पशन के लिए लिया जाएगा ना, मतलब जैसे आगे कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं बनेगी। सर प्रोडक्टिव चीज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव चीज मतलब जो कुछ ना कुछ चीजों को आगे बढ़ाए। जैसे मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में मैं क्या करूंगा? एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा? मार्केट में सेल होगा, इससे इनकम जनरेट होगी। लेकिन मैं खुद के लिए घर पे खाना बनाऊंगा, खुद ही खा जाऊंगा, तो ये कंजम्पशन है। ठीक है, ये प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि ये मेरे अंदर ही चला जाएगा, मैंने खुद ने यूज कर लिया, इससे इनकम जनरेट नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि इंटरेस्ट इनकम में सिर्फ उसी इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए होगा, कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं होगा। ओके सर, आपने तो ये हमें बता दिया कॉमन सेंस में। आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्म में या क्वेश्चंस के टर्म्स में बता दो कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता है? याद रखिएगा, पहला बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। ये चीज याद रखिएगा, जब एक फर्म दूसरे फर्म को, एक फर्म दूसरे फर्म को जब लोन देगी या फंड्स देगी, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गैस दोनों ही प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को लोन देगा ना, तब उस पे ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम अर्न होगी ना, उसे आप इंक्लूड करोगे। जैसे बैंक से लोन लेता है, ठीक है, बैंक से लोन लेता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, उसका जो इंटरेस्ट है ना वो इसमें इंक्लूड होगा। पर एक फर्म दूसरे फर्म को अगर लोन दे रही है तो वो उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी चीज हम क्या याद रखेंगे? दैट इंटरेस्ट पेड by the by the final consumer।
फाइनल कंज्यूमर मतलब क्या, वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जब मैंने लोन लिया था अपना घर बनाने के लिए, ठीक है ना, या फिर अपने लिए मोटर व्हीकल लेने के लिए, तो ये क्या है, ये फाइनल कंजम्पशन है, क्योंकि जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसी प्रोडक्शन यूनिट को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। इस पैसे से आगे चल के कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज या गुड्स नहीं बनेंगे। तो जो फाइनल कंजम्पशन के लिए फाइनल कंज्यूमर को दिया जाता है वो इंक्लूड, उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। और सी सबसे टेक्निकल पॉइंट याद रखेंगे, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट। क्या होता है पब्लिक डेट, आपको पता है? नहीं पता होगा। पब्लिक डेट डेट या पब्लिक डेट जो है वो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टर्म है जो किस लिए यूज होता है, जब गवर्नमेंट खुद लोन लेती है। किससे? यूनियन गवर्नमेंट से या आरबीआई से। तो जब गवर्नमेंट खुद लोन लेती है तो उसको बोला जाता है पब्लिक डेट। पर सारे लोन्स को पब्लिक डेट नहीं बोला जाता, वो लोन्स जो फर्दर किसी प्रोडक्टिव यूनिट को नहीं दिया जाता जबकि गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वो उससे क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया किसके लिए, एक हाईवे बनाने के लिए। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पब्लिक डेट। क्यों? क्योंकि ये जो इससे जो चीज बन रही है, बन के तैयार हो रही है ना, वो किस चीज के लिए तैयार हो रही है, उसका मेन एम है फाइनल कंजम्पशन। तो वो जो हाईवे बनेगा, वो जो भी ब्रिज बनेगा, उसका होगा क्या, उसको आगे सेल करा जाएगा क्या? नहीं, उसका यूज किया जाएगा, फाइनल कंजम्पशन। तो इसलिए ये फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, इससे कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनकर तैयार नहीं हो रही है, प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज तैयार नहीं हो रही है, इसलिए उसके लोन पब्लिक डेट के इंटरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे। कोई डाउट? नहीं। तो हमने क्या बोला, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब जब आप फंड्स प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोडक्शन यूनिट को, उससे जो इनकम अराइज होती है उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक। फिर मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट इनकम को क्या याद रखना है कि जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए देंगे सिर्फ वही वाला इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, फाइनल कंजम्पशन या कंजम्पशन पर्पस वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं हुआ? पहला, एक फर्म जब दूसरे फर्म को देती है। दूसरा, कोई फाइनल कंज्यूमर को लोन मिल रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो इंक्लूड नहीं होता है। और जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है किसके ऊपर? पब्लिक डेट के ऊपर, उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो सिंपल बात है, सारे इंटरेस्ट इंक्लूड करने इन तीन चीजों को छोड़कर। ठीक, समझ में आया गाइस? यस सर। ग्रेट। चलिए, सो क्या क्या कर लिया हमने? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कर लिया, ठीक। हमने रेंट एंड रॉयल्टी को समझ लिया, हमने इंटरेस्ट समझ लिया। अब आते हैं प्रॉफिट पे। मिक्स्ड इनकम मुझे सबसे लास्ट में लेना है, तो अब आते हैं प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स, अब प्रॉफिट होता क्या है गाइस? हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती। तो लेबर के लिए आपने क्या करा, उनको कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज आ गया उनके लिए, ठीक है। लैंड के लिए आपने क्या कर लिया, रेंट एंड रॉयल्टी वाला पढ़ लिया, ठीक है। कैपिटल मतलब पैसे के लिए आपने इंटरेस्ट पढ़ लिया। अब बचा इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने स्किल्स का या मेहनत का यूज करके, बाकी सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्टिव सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर का मतलब पता है ना क्या होता है? इंटरप्रेन्योर मतलब जब कोई पर्सन अपना खुद का नॉलेज यूज करके, खुद की स्किल्स को यूज कर कर बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करता है ताकि कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं इंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं? मैं, देखिए, मैं क्या करता हूं, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका यूटिलाइज करके इनकम को जनरेट करता हूं। यस और नो? तो मैं क्या कहलाया? इंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंटरप्रेन्योर। तो अब इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? इंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट।
मतलब वो क्या करेगा, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा दे देगा, ठीक है, लेबर के लिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय सैलरीज एंड वेजेस दे देगा, कैपिटल मतलब फंड्स के लिए वो इंटरेस्ट दे देगा, लैंड और लेबर के लिए लैंड के लिए वो रेंट और रॉयल्टी दे देगा। अब बाकी जो बचेगा उससे हम बोलते हैं प्रॉफिट, और वही प्रॉफिट इनकम होती है एंटरप्रेन्योर की। जैसे मैं हूं ना, मेरी मेहनत के लिए मुझे क्या मिल रहा है, मेरी मेहनत के लिए चलो एक चीज मान लेते हैं कि मुझे शायद सैलरी मिले, शायद, ठीक है, लेकिन वो जो दूसरा काम कर रहा हूं मैं, मेरी मेहनत किस चीज के लिए हो रही है, पढ़ाने के लिए, लेकिन एक काम और भी तो कर रहा हूं मैं, बाकी सारी चीजें मैनेज भी तो कर रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं ही तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपरली यूटिलाइज करवा रहा हूं, समझे, तो उसके लिए मुझे मिलेगा प्रॉफिट। समझ में आया? सो प्रॉफिट को अगर अगर कभी आपको समझना हो और प्रॉफिट को अगर आपको कभी डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड और इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर for his contribution to the production of the goods and services। समझ में आ गया? यस सर। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया। ठीक, अब याद रखिए, देखिए मुझे एक चीज बताइए, मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा बचेगा वो मुझे मिल गया, इस प्रॉफिट का क्या होगा बताइए, सोच के देखिए क्या होगा। बिजनेस में, हाँ, बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे। अपने घर भी लेके जा सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, कुछ भी कर सकता हूँ, वापस बिजनेस में लगाऊं, घर ले जाऊं, अपने लिए कुछ खरीद लूं, मेरी मर्जी, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज तो बोली नहीं, सर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ना सबसे पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, सबसे पहले सर आपको जो प्रॉफिट मिला उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आप घर पे लेके जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटे लेवल पे बात करिए, अब बड़े लेवल पे बात करते हैं, कंपनीज। अब कंपनीज पर आते हैं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, उन्हें भी पहले टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स भी तो ओनर्स होते हैं ना, उन्होंने कैपिटल लगाई है ना, तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो बच गई अर्निंग। अब इस रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब वो पैसा जिसका आपने कुछ यूज नहीं किया, वापस बिजनेस में ही संभाल के रख लिया है, जैसा भावेश बोल रहा था सर बिजनेस में लगाओगे वापस, ठीक है। तो मैं जो है ना ये आपको अभी भाषण दे रहा हूं ना, उसको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है गाइस, प्रॉफिट्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा, सारी इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, माइनस करके प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट में से सबसे पहले गवर्नमेंट को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं टैक्स। उसके बाद टैक्स देने के बाद फिर जो शेयर होल्डर्स है वो आ जाएंगे और बोलेंगे भैया हमारा पैसा है हमें भी दो, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद डिविडेंड करेंगे, डिविडेंड देंगे। पहले टैक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, टैक्स क्या होता है, the direct tax paid by an enterprise to the government, the total profit earned by it, ठीक है। फिर क्या है, देखा, it is also known as business tax और profit tax, ठीक। क्या होगा टैक्स देने, फिर क्या होगा टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद शेयर होल्डर्स आएंगे हमारे पास, उनको क्या देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा डिविडेंड। पता है क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड पता है क्या होता है, हाँ मतलब उनका शेयर। हाँ, डिविडेंड क्या होता है, आपके प्रॉफिट का पार्ट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो शेयर होल्डर को, उस पार्ट को बोला जाता है डिविडेंड।
तो डिविडेंड के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is paid to the shareholders in the ratio of their shareholding. जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से उनको हम लोग दे देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कभी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्ड लिखा हो ना, कभी क्वेश्चन आया उसमें डिस्ट्रीब्यूट, तो समझ लेना कि वो डिविडेंड की ही बात करते हैं। मैं यहां भी लिख लेता हूँ, डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिविडेंड प्रॉफिट ही होता है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहां पर लिख लेता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट रेफर्स टू दैट। यार तो ये बचते कैसे हैं? बचते कैसे, देखो अगर ओके अगर तुमने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है मेरे बेटे, तो तूने क्या पढ़ा होगा कि जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, ओनर बनते हो, इक्विटी शेयर लगाते हो या प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, तो कंपनी की मर्जी है वो आपको डिविडेंड पे करे या ना पे करे। डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता है कंपनी के लिए। क्या ये चीज पता था तुम्हें? तो मांगेंगे ना? नहीं, कंपनी की मर्जी है ना। तभी तो देखो, मैं ओनर हूं ना, इसको छोटे लेवल से आते हैं ऊपर लेवल पर। मैं ओनर हूं, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं ओनर हूं, मेरा बिजनेस है। अब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट दो काम कर सकता हूं, या तो मैं पूरा पैसा घर ले जाऊंगा, या तो मैं पूरा पैसा वापस अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा वो मैं करूंगा। कंपनी भी ऐसा ही करती है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा या तो वो बांट देगी अपने शेयर होल्डर्स को, या तो बचा के रखेगी अपने पास, ताकि वो और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी वही करेगी जो कंपनी के लिए बेस्ट है। अगर कंपनी को लगता है कि वो प्रॉफिट्स को बिना डिस्ट्रीब्यूट किए खुद के पास रखकर और इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो नहीं देगी, ठीक है। ओके। इसके लिए तुम्हें बिजनेस स्टडीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि डिविडेंड क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ये कंपनी के डिस्क्रिशन पर होता है, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे। और उसका मैंने लॉजिक भी तुम्हें बता दिया कि ऑब्वियसली अगर कंपनी को लगता है कि जैसे अगर तुम भी किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो तुम्हारा पैसा है, अब कंपनी को प्रॉफिट हो गया, अगर तुम्हें कंपनी ये आश्वासन दिलवाती है कि भावेश डिविडेंड मत मांग हमसे, हम और इनकम जनरेट कर सकते हैं इस पैसे से, तुम बोलोगे हाँ चलो ठीक है करो। समझा? ओके ग्रेट। सो हमने क्या बोला, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is kept as reserves to meet unexpected emergency or for business expansion. बाकी मैंने ऊपर तो लिख लिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर इसको हम सेविंग्स भी बोल सकते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या फिर इसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं। समझ में आया? सो हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है किसका, एंटरप्रेन्योर का, उसकी सर्विसेज के लिए। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। सो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों अलग अलग आ गया ना, तो आपको प्लस करके लिखना पड़ेगा। सो याद, ये फॉर्मूला इक्वेशन याद रखेगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आ गया? तो अगर अगर सुनिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है समझो 20 है ना, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 20 समझो फॉर एग्जांपल 5, और रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है 10, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे क्या? नहीं प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है।
और प्रॉफिट में तो ये तीनों चीजें ऐड होती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया होता और ये दोनों दिए होते तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड, डिविडेंड क्योंकि जीरो था तो उसको जीरो कर देंगे, और प्लस रिटेन्ड अर्निंग। तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स 5 दिया होता, डिविडेंड 0 दिया होता, रिटेन्ड अर्निंग 10, तो प्रॉफिट हो जाएगा 15। तो प्रॉफिट अगर दिया है तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो बाकी चीजों को प्लस करके हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे। समझ में आ गया गाइस? बहुत Yes, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं गाइस लास्ट पार्ट पर। क्या है लास्ट पार्ट, याद है नाम? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल भावेश ने क्या करा, भावेश ने अपने घर से बिजनेस शुरू करा। क्या बिजनेस शुरू करा उसने? उसने सोचा कि मैं लोगों को उनके प्रोजेक्ट्स बनाकर दूंगा और पैसे लूंगा उसके बदले में। 11-12 के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जिन्हें भी प्रोजेक्ट्स बनाना, आ जाइए बीजे सर्विसेज, भावेश जनियानी सर्विसेज पर। ठीक है, तो वो क्या करता, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता, बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट लेता, उनका टॉपिक पूछता और उन पे उनको प्रोजेक्ट बनाकर दे देता। ये बात और है, उसने कभी खुद का प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया होगा, लेकिन पैसे के लिए दूसरों का प्रोजेक्ट बनाकर दे रहे। नहीं भावेश, मैं जानता हूँ ना, शक्ल से पता चल जाता है। सर इसलिए तो आपने मेरा एग्जांपल दिया। ओके, नहीं क्योंकि स्वीटी तो खुद ही बनाती होगी, इतना तो मैं जानता हूँ। लड़कियां सिंसियर होती है ना, क्या मैं खुद लड़का हूं ना, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही करता था। ओके गाइस, सो मिक्स्ड इनकम की बात करें तो मैं एग्जांपल दे रहा था, भावेश ने खुद का बिजनेस शुरू करा। तो अब भावेश की जो इनकम होगी वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होगी, तो अब हमें भावेश की इनकम को कैलकुलेट करना है। तो एक मेथड तो ये है कि वो टोटल कितनी सेल्स कर रहा है, प्रोडक्ट मेथड पहला वाला, क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। अब इनकम मेथड से अगर भावेश की इनकम को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भावेश के बिजनेस के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की इनकम को प्लस करना पड़ेगा। तो भावेश तुम्हारा बताओ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, क्या तुम्हारा कोई एम्प्लॉय था? लगा सर मैं खुद ही एम्प्लॉय था, कोई खुद ही सारा काम करता था। ठीक है, यहाँ हो सकता है कोई एक इसका दोस्त इसने साथ में रख लिया हो जो टाइपिंग वाइपिंग अच्छी करता हो, तो एक रख लिया, चलो उसकी तो कर ली सैलरी की बात। लेकिन जो खुद काम कर रहा है उसकी सैलरी कैसे, खुद को कितनी सैलरी देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? कैपिटल पे। तो भावेश ने खुद पैसा लगाया अपना, तो वो खुद को ही कितना इंटरेस्ट देगा। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, रेंट एंड रॉयल्टी। तो ये क्या करता है, अपने ही घर से काम करता है। अब अपने ही घर से काम करता है तो कितना एरिया इसके बिजनेस के लिए यूज होता है, उस पे वो कितना रेंट देगा, तो वो भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या था, रेंट रॉयल्टी। रेंट रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अब बचा प्रॉफिट। हाँ, ये प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लोगे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजों को ये कैसे माइनस कर पाएगा? अब इसका जो प्रॉफिट है ना, इसके प्रॉफिट के अंदर ही इसकी खुद की सैलरी भी इंक्लूड है, इसका खुद का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, खुद का ही रेंट भी इंक्लूड है। क्या आप बाइफरकेट कर सकते हैं? क्या हम बाइफरकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मुश्किल है बहुत, नामुमकिन के बराबर है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरा बिजनेस है, मेरा तो, भावेश का तो छोटा बिजनेस है, मेरा तो बड़ा बिजनेस है। तो मैं बाकी चीजें तो देख लूंगा, मेरे जो एम्प्लॉयज है उनको जो सैलरी दे रहा हूँ वो निकल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब कैलकुलेट हो जाता है अलग से। इंटरेस्ट, अब मैंने जो पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसकी सैलरी, मैंने जो खुद का ये अपना जो प्रेमाइसेस मैंने खुद खरीदा हुआ उसका रेंट, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं इनको बाइफरकेट कर सकता हूं कि मेरे पास जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से मेरे खुद के प्रेमाइसेस का रेंट कितना होगा, मेरी कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होगा, मेरी ही मेहनत की सैलरी कितनी होगी? क्या हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं? नहीं। तो जो प्रॉफिट मेरे पास बचा ना वो मिक्स्ड इनकम है।
मतलब अब क्या समझ में आ रहा है यहां से? मिक्स्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसके अंदर इनकम के दूसरे कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं लेकिन आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी इनकम को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। आई थिंक मैंने बहुत क्लीन कट तरीके से आपको समझाया कि मिक्स्ड इनकम होता क्या है। सो गाइस, जनरली मिक्स्ड इनकम कहां से जनरेट होती है ना? ऐसे लोगों के जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और जिनका बिजनेस अनरजिस्टर्ड होता है, छोटे लेवल पे होते हैं, जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे बिजनेस, बहुत सारे छोटे बिजनेस होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी जो इनकम होती है ना, जैसे मेरी इनकम भी जो है ना वो मिक्स्ड इनकम में होगी। समझ में आया? मिक्स्ड इनकम का बेस समझ में आया कि होता क्या है? वेरी गुड। Yes. चलिए, ग्रेट। तो गाइज इसमें से अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स या बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या लिखा हुआ है? इट इज द इनकम, इट इज मतलब मिक्स्ड इनकम, इट इज द इनकम, इट इज द टर्म, mixed income is the term used for any income that has elements of more than one type of factor income। ठीक है, सेम वही वर्ड है बुक के जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, इसको और कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड persons whose income includes wages, rent, interest and profit। and ये important है, these elements cannot be separated from each other। For example, a teacher teaching from his own residence। यहाँ पे doctor running a clinic at his own residence, etc। समझ में आएगा इस मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट? मतलब आपकी इनकम में 2, 3, 4 एलिमेंट्स इंक्लूड है और आप उन एलिमेंट्स को अलग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। समझ में आया गाइस? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं आज प्रैक्टिकल शुरू नहीं करूंगा, आज बच्चे भी कम है, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस एक बार ध्यान से सुनिए फिर से। हमने क्या बोला? हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। इनकम मेथड में कैसे इनकम निकलती है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को अगर आप ऐड कर लो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी इनकम मेथड से। ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके पहले हमने क्या करा था? वैल्यू एडेड मेथड करा था। वैल्यू एडेड मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर आती थी उसे हम क्या बोलते थे? जीडीपी एमपी। याद है? Yes, sir. है ना? तो वैल्यू Yes, एडेड sir. तो वैल्यू एडेड मेथड से जो भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे वो जो निकल कर आती थी उसको जीडीपी एमपी बोलते थे। फिर हम उसको कन्वर्ट करते थे एनएनपी एफसी पर, अगर हमें नेशनल इनकम चाहिए, या फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो क्या निकालने को बोलता था। तो वैल्यू एडेड मेथड से तो जीडीपी एमपी निकलता है, लेकिन इनकम मेथड से जो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है उसको हम बोलते हैं गाइस एनडीपी एफसी। ये याद रखिएगा। ठीक है, एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस नहीं, क्योंकि यहां पर हम गुड्स और सर्विसेज की प्राइस थोड़ा ना ले रहे हैं। यहां तो आप कॉस्ट ले रहे हो, मतलब इनकम ले रहे हो, लेकिन जो इनकम है, जैसे मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरी इनकम है, लेकिन जो मुझे दे रहा है उसके लिए तो वो कॉस्ट है। इसलिए जो इनकम मेथड से निकल कर आता है एग्रीगेट, उसे हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। सो वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है और इनकम मेथड से आपका एनडीपी एफसी निकलता है। ये समझ में आया? इसको समराइज करते हैं तो हमने क्या बोला? इनकम मेथड इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, कैसे निकलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
plus rent and royalties plus rest plus profit and plus mixed income। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, प्रॉमिस। P reflects profit, RO reflects royalty and rent, MI refers to mixed income, and I refers to interest to compensation to employees। इतना क्लियर है गाइस? ये आपका जो मैंने अभी आपको समझाया ना 1.5 क्लास में, ये उसकी समरी है। ठीक, चलिए। सो अगर मुझे निकालना है इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, तो ये वाली इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे। चलिए करके देखते हैं। बहुत इजी सा सीधा सीधा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। बताइए, कैलकुलेट करिए एनडीपीएफसी। चलिए मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पर आपको पता है कैलकुलेट एनडीपीएफसी। नाउ क्वेश्चन आएगा कि सर मेथड कौन सा लगेगा। ठीक है, ये तो आप अभी हमको सिखा रहे हो तो आप पता है कि यही मेथड लगना है। सो गाइस आप अपना क्वेश्चन देखिएगा कौन से आपको चीजें दिया हुआ है। तो आप देखेंगे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें इनकम मेथड में आती है। तो सीधा सीधा यहाँ पर इनकम मेथड लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एनडीपीएफसी निकल जाएगा यहाँ से। एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, प्रॉमिस, पी मीन्स प्रॉफिट, आरओ मीन्स रेंट एंड रॉयल्टी, MI मतलब मिक्स इनकम। सर हाँ जी, आंसर 3600। बिल्कुल सारी चीजों को प्लस कर देना था। वेरी गुड। मिक्स इनकम MI, CE मींस नहीं इंटरेस्ट, I, और फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो हम यहाँ प्लस करेंगे NDPFC इज इक्वल टू प्रॉफिट। देखिए कितना हुआ है 500 प्रॉफिट, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट है 400, रॉयल्टी है 200, प्लस मिक्स इनकम दिया हुआ है कि हाँ 1000, प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है कि हाँ 500, प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हाँ 1000। इसको प्लस कर देंगे तो NDPFC इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 500, 900, 1100, 2100, 2600 एंड 3600 करोड़। समझ में आया गाइस? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत इजी था, हल्का सा चैलेंजिंग करते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है अब आपको जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है, लेकिन कभी क्वेश्चन में हमें ये नहीं देता कि मेथड कौन सा यूज होगा। हमें क्वेश्चन देखकर पता करना पड़ेगा। जैसे जो जीवीए मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, उसमें हमें क्या चाहिए रहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सब चाहिए रहते हैं। और जो हमारा इनकम मेथड है जो हम अभी सीख रहे हैं, वहां हमें प्रॉमिस चाहिए होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो रेंट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है। ठीक है, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इंटरेस्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया हमें कि हमें क्या करना है, इनकम मेथड यूज करना है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। ओके, अब ध्यान क्या देना है कि हमको इन्होंने जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है। अब यहां हमें पता है कि इनकम मेथड लग रहा है, इनकम मेथड से आंसर क्या आता है, एनडीपी एफसी आता है। पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है। सो कन्वर्जन तो हमें बड़े अच्छे से आता है। ठीक, तो हम चलिए पहले कन्वर्ट करके रख लेते हैं सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में करेंगे। सो हमें चाहिए जीएनपी एमपी, हमें गिवन क्या है, एनडीपी एफसी। अब एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार फिर डिटेल में बता देते हैं।
सो हमें क्या दिया हुआ, हमें नेट दिया, हम कैलकुलेट कर लेंगे एनडीपीएफसी इनकम मेथड से। तो हमें नेट दिया होगा, नेट को कन्वर्ट करना होगा ग्रॉस में, ग्रॉस बड़ा होता है तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। ठीक, डीडी, अच्छा नहीं डीडी सेम नहीं है, यहाँ पर डोमेस्टिक दिया है, यहाँ पर नेशनल दिया, मींस हमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। तो नेशनल में क्या होता है, प्लस करना पड़ेगा अब्रॉड की इनकम NFIA। उसके बाद पीपी तो हमेशा सेम रहता है, और फिर फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट पर करना पड़ेगा मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो फिर मतलब जीएनपी अगर एनपी हमें चाहिए, सबसे पहले हमें एनडीपी एफसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा। अब देखें डेप्रीसिएशन दिया हुआ है क्या, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, हाँ डेप्रीसिएशन देखो सेकंड नंबर पे 400 हमको दिया हुआ है, तो डेप्रीसिएशन 400 प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब क्या होता है, फ्रॉम में से माइनस करेंगे 2। देखें क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया है, फ्रॉम और टू अलग अलग दिया है क्या, हाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, तो यहाँ पर एनएफआईए डायरेक्टली दिया हुआ है -20, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली -20 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, आईटी माइनस सब्सिडीज सॉरी। देखिए ऊपर दोनों अलग अलग दिया है क्या, नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली दे दिया इन्होंने 900, तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो 900 इस तरीके से कैलकुलेट। तो अब मेजर चीज क्या जरूरत है, अब अपने को चाहिए एनडीपीएफसी। सो एनडीपीएफसी हमें याद है, प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस मिक्स्ड इनकम, आई मतलब इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। ठीक है, ये देखें क्या क्या दिया हुआ है, इधर साइड में लिखते जाना, इधर हम लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, और क्या चाहिए, इज इक्वल्स टू, फिर क्या चाहिए MI, पहले से ही लिख के रख लोगे ना तो कभी भी उलझन नहीं होगी, इज इक्वल्स टू, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इज इक्वल्स, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब जब निकलता है प्रॉफिट निकलता है, हमको याद रखना है क्या क्या, कि यहाँ पर क्या क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ये याद रखना है। चलिए देखें क्या क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए क्या, नहीं, डेप्रिसिएशन चाहिए नहीं, एनएफआईए चाहिए नहीं, रेंट चाहिए, हाँ रेंट कितना दिया हुआ 1000, इसको इधर रख लेंगे 1000। उसके बाद क्या है, डिविडेंड। अब डिविडेंड किस में आता है, ये प्रॉफिट में आता है, तो यहां पर हमें प्रॉफिट में लिखना पड़ेगा, डिविडेंड है 500, यहां लिख के रख लिया। उसके बाद क्या है, डिविडेंड, मिक्स इनकम 200 है, तो यहां मिक्स इनकम के बारे में लिख लेंगे 200। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या होता है स्वीटी ये सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, पता नहीं। अब भी मैंने तुमको बोला था कि ये जो प्रॉफिट होता है उसमें जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो सेविंग से याद रखना, सेविंग मतलब बचा हुआ मतलब रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं बच्चे, कि मैं साइड में लिख लेता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं लिखता हूं, इधर लिखता जाता हूं बाइफरकेट करके, ताकि मैं उलझू ना कि कौन सी चीज पहले यूज करनी है कौन सी चीज बाद में। आप तो टेबल बना के रख लो, जो आइटम मिलता जाए उसको वहां पुट करते जाओ। ठीक, चलिए, तो इन्होंने क्या दिया, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर मतलब रिटेन्ड अर्निंग 400, तो ये प्रॉफिट जहां लिखा था वहीं पर ही अपन 400 भी लिख लेंगे। ठीक, टोटल बाद में कर लेंगे, क्योंकि एक साथ टोटल करेंगे तो बार बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। फिर क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट 200, चलिए इंटरेस्ट भी लिख लिया यहाँ पे 200। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 100 हो गया। चलो अब जो जो चीजों के अंदर यहाँ पर टोटल है उधर लिखते जाते हैं, ये 900 हो गया। सो हमें सारी चीजें मिल गई यहाँ पर, एनडीपीएफसी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना है 900, रेंट एंड रॉयल्टी 1000, मिक्स्ड इनकम 200, इंटरेस्ट 200 एंड ये 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी
इज इक्वल्स टू कितना, 1900, 2100, 2300 और 2400 करोड़। ये एनडीपीएफसी आई, यहाँ पर आकर के बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे 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 निकल गए निकल गए। अरे नहीं, हमको एनडीपीएफसी नहीं चाहिए, हमें एनएनपीएमपी चाहिए और जीएनपीएमपी चाहिए। तो ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। सारी चीजें हम पहले लिख चुके हैं, यही तो फायदा है। इज इक्वल टू, बस एनडीपीएफसी की जगह पर आप पुट कर दो चीजों को। एनडीपीएफसी हमने निकाल लिया था 2400, ठीक है, ये प्लस है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में आ जाएगा 20, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस में ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका जीएनपीएमपी भी आ जाएगा, जो कि होगा 2400, 2800, 3700, 3680 करोड़। समझ में आया? नोट करना हो तो नोट कर लो। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।